हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है, आप जैसे कि टाइटल ही देख सकते हैं कि वन सेंटेंस एमसीक्यू। दैट मीन्स जो वन लाइनर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपको अपना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको आंसर मार्क करना होता है। तो यहाँ पर उस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए लेके आए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे, और जिनके जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अभी जिसका भी अलग अलग जगह एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी पीजीआई संगरूर का एग्ज़ाम में भी इसी मंथ 30 को 30 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। एंड आफ्टर दैट जो अलग अलग जगह के एग्ज़ाम से डेट आते जा रही हैं, एमपी ग्रुप 5 का पेपर है या फिर यूपी के लिए पेपर है, तमिलनाडु के लिए पेपर है। तो कहीं का भी आपका पेपर है तो ये क्वेश्चन आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि ओनली जीएनएम, एएनएम या फिर सीएचओ में आएंगे। ये अलग अलग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग भी इस क्लास को देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक जो हमारा सेकेंड चैनल है मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स, उस पर विजिट नहीं किया है, प्लीज़ जाके विजिट कीजिए। वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे शॉर्ट टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। वीक में 4 या 5 टॉपिक तक आपको ऐड कर दिए जाते हैं एक ही दिन में। तो आपके लिए वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि जो भी लोग नर्सिंग के अलावा यदि मेडिकल फील्ड से थोड़ा बहुत भी कुछ जो भी आपके डाउट्स होते हैं तो वो वहाँ पे आपके क्लियर ज़रूर कर दिए जाते हैं। तो आप लोग जाके एक बार वहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया है, वो है आपका, विच कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ गिवन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि WHO ने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की, अकॉर्डिंग टू दैट, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबीइंग या फिर साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तो WHO के अकॉर्डिंग क्या है, WHO के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे जो फोकस किया गया है, क्या है, जिस पे फोकस किया गया है वो क्या चीज़ है, वो है वेल बीइंग। किस कॉन्सेप्ट के बेस पर है, वेल बीइंग के। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट के जो हेल्थ की डेफिनेशन है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबीइंग के। अभी रिसेंट में जो UPUMS का पेपर हुआ था, कुछ रीज़न से चैनल पे अपडेट नहीं किया जा पाया है, बट मे बी कल मॉर्निंग में आपको वो पेपर अपडेट कर दिया जाएगा एक ही क्लास में पूरे 200 MCQs के साथ में। तो यहाँ पर जो हेल्थ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है WHO ने, इसके अकॉर्डिंग दी है कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबीइंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द साइज ऑफ यूट्रस इज। तो यूट्रस की साइज क्या है, ऑप्शन में है यहाँ पे 7.5 mm इंटू 5.5 mm इंटू 2.5 mm, या फिर 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो यूट्रस की साइज पूछा है, यूट्रस के फंक्शन भी आपको एग्जाम में आते हैं। यूट्रस का वेट आता है, यूट्रस का जो मेन काम है वो क्या है, तो यूट्रस की जो साइज होती है एज एन एग्ज़ाम के तौर पे यदि हम बात करते हैं तो होती है 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर के लगभग जो उसका विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर थिक, क्या है, 4 सेंटीमीटर थिक। और यदि आपको क्या है, यदि वेट पूछते हैं तो वेट होता है यूट्रस का 60 ग्राम, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में होता है 60 ग्राम, और प्रेगनेंसी में 1100 ग्राम तक हो जाता है, 1 kg से ज़्यादा हो जाता है। यूट्रस का जो मेन काम है वो क्या होता है, जो पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे यूट्रस हेल्प करेगी, एंड यूट्रस बेबी को कैरी करने का काम भी यूट्रस का ही रहता है, मतलब फीटस को। इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन, मेंस्ट्रुएशन और लेबर, ये 4 मेन काम है यूट्रस के, आपको आना चाहिए, एग्जाम में आपको आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, तो आई होप वो यूट्रस से रिलेट करते हुए आपके छोटे छोटे डाउट हैं क्लियर हो। नेक्स्ट वन इज,
द टाइप ऑफ नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो कौन से नर्व रिस्पॉन्सिबल है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए? स्पाइनल, सोमेटिक, सिंपैथेटिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक। तो फाइट और फ्लाइट, करो या मरो टाइप की सिचुएशन आती है जब, तो जो नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, अ नॉर्मल BMI कैन बी मेंटेन बाय। तो जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है वो किसके थ्रू मेंटेन किया जा सकता है? एक्सरसाइज से, पोस्चर से, बैलेंस डाइट से या फिर रिक्रिएशन से। तो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है, क्या है? नॉर्मल BMI है। तो नॉर्मल BMI को आप कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? अपनी बैलेंस डाइट लेके। यदि आपको BMI का फॉर्मूला पूछते हैं तो वो होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। एक हेल्दी पर्सन की नॉर्मल BMI होती है 18.5 से लेकर 24.9, 18.5 टू 24.9। बिलो 18.5 मतलब अंडर वेट है, कुपोषित है। अब 25 है मतलब ओवर वेट है। फिर इसकी क्लासेस आती हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में आता है, फर्स्ट जो ओबेसिटी की क्लास होती है उसमें 30 से 34.9 तक रहेगी। फिर 35 से 39.9, मोर देन 40 जाता है मतलब पर्सन में एक्सट्रीमली ओबेसिटी है। और यदि थोड़ा मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज और डाइट बस काम नहीं करेगी, आपको कुछ और अदर मेथड भी अपनाना पड़ेंगी अपनी BMI को कंट्रोल करने के लिए। और BMI जब आपकी बढ़ेगी, BMI बढ़ती है मतलब आपका मोटापा बढ़ते जा रहा है और आपको हजारों बीमारी घेरने। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? डाइट, सनलाइट, फिश या फिर एग। विटामिन डी का सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है क्या? सनलाइट। सूर्य से अच्छा मतलब धूप से अच्छा विटामिन डी कहीं नहीं मिलेगा। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। एग्जाम में आपको पूछा जाता है एज एन हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है, तो वो विटामिन डी। विटामिन डी को आप सनलाइट मतलब किसी भी खाने वाले फूड आइटम से ज़्यादा आपको विटामिन डी सनलाइट से ही मिलेगा। नेक्स्ट वन इज परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय। तो परनीसियस एनीमिया किसके थ्रू होता है, किसके कारण होगा? विटामिन ए की कमी के कारण, आयरन की, नियासिन की विटामिन B12 की। परनीसियस एनीमिया का जो मेन कॉज है वो होता है विटामिन B12 की कमी। क्या है? विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन लेस देन 500 ml in 24 आवर इज टर्म्ड एज। तो यदि यूरिन का फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन मतलब बनना और बाहर निकलना यदि 500 ml से भी कम हो रहा है 24 घंटे में, तो ये क्या है? एन्यूरिया मतलब 100 ml से भी कम जा रहा है। पॉलीयूरिया में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ओलिगोयूरिया है। क्या है? ओलिगोयूरिया। पायूरिया का मतलब होगा कि यूरिन में क्या है? पस है। क्या है? यूरिन में पस है। नेक्स्ट वन इज विच इज द टेक्निक यूज टू डिस्क्लोज द इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू क्लियर द एयरवे। तो यदि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी फॉरेन बॉडी मटेरियल फंस जाता है, कौन सी मेथड से आप क्लियर करेंगे? वाल्साल्वा मैन्यूवर, हेमलेज, कैरोटिड साइनस मसाज या फिर वैगल मैन्यूवर। तो जो मैन्यूवर अपनाया जाएगा क्या होगा? जो मैन्यूवर अपनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? हेमलेज मैन्यूवर। फॉरेन बॉडी मटेरियल यदि फंस जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो आप जो हेमलेज मैन्यूवर है, फिर जाथस्ट मैन्यूवर जिसको हम कह सकते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं? इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, the process in which there is a continuous scrutiny of factors that determines the occurrence and distribution of disease is termed as। तो ऐसी प्रोसेस, ऐसी कंटिन्यूस प्रोसेस जिसमें कुछ फैक्टर्स किसी डिसीज को होने के साथ साथ फैलाने में भी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? कंट्रोलिंग, विजिलेंस, मॉनिटरिंग या फिर सर्वेलेंस। तो ये जो मेथड है यहाँ पे क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी सर्वेलेंस। नेक्स्ट वन इज bluish discoloration of skin and mucous membrane due to poor oxygen is termed as। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका
कि ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा है। तो ये क्या है? पैलर, साइनोसिस, इरिथेमा या फिर जॉइंटिस। तो यहाँ पर ये कहलाएगा आपका साइनोसिस। ऑक्सीजन की ड्यू टू पुअर ऑक्सीजनेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण स्किन का कलर ब्लू टाइप से हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन ब्लू हो रही, हॉट नीले पड़ रहे हैं, आपके जो नेल है इसमें क्लविंग देखने को मिलती है, ब्लूइश टाइप का हो रहा है। तो क्या है? साइनोसिस। पैलर का मतलब है कि आपके फेस का किसी डर के कारण या फिर कुछ बीमारी के कारण फेस का कलर है जो डल होना। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका टर्म इरिथेमा। क्या है? इरिथेमा, जिसको हम स्किन रेडनेस के नाम से भी जान सकते हैं, रेडनेस ऑफ द स्किन। तो ये नहीं है। जॉइंटिस में क्या होगा? बिलीरुबिन का लेवल बढ़ेगा, पीलापन दिखेगा, ना कि ब्लू रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ओनली बाय एनर्जी डेफिशिएंसी। तो इनमें से कौन सी है जो एनर्जी की कमी के कारण होगा? क्वासियोरकर मरासमस, मरासमस क्वासियोरकर या फिर न्यूट्रिशनल मरासमस। जो डिसीज एनर्जी की कमी के कारण होगी तो वो कहलाएगी आपकी क्या? क्वासियोरकर मरासमस। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन अमंग दी फॉलोइंग। तो इनमें से सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? मीजल्स, टिटनस, पेंटावेलेंट। ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है वो तो होती है OPV। बट एज एन ऑप्शन में यदि आपको OPV ना आए तब आप कह सकते हैं कि मीजल्स। क्या है? मीजल्स, BCG, ये सभी क्या है? हीट सेंसिटिव। लेकिन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है ओरल पोलियो वैक्सीन एंड सेकंड वन पे आती है मीजल्स। एज एन ऑप्शन में यदि नहीं है तो आप कह सकते हैं कि मीजल्स। सेंसिटिव टू कोल्ड पूछे तो सबसे ज़्यादा कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस B। कौन सी? हेपेटाइटिस B। नेक्स्ट वन है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द टिपिकल प्ले फॉर अ स्कूलर। टिपिकल प्ले स्कूल बच्चों के लिए क्या? एसोसिएटिव प्ले, कोऑपरेटिव प्ले, पैरेलल प्ले या फिर अनऑक्यूपाइड प्ले। तो जो स्कूल एज के बच्चों के लिए प्ले पूछा है तो सबसे सही आंसर होगा आपका कोऑपरेटिव प्ले। टोडलर में पूछे तो पैरेलल और इन्फेंसी टाइम में होता है अनऑक्यूपाइड प्ले। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल वेट गेन इन सिंगल टर्न प्रेगनेंसी इज एन एवरेज इंडियन वुमेन। तो हर एक इंडियन वुमेन में नॉर्मल सिंगल टर्न प्रेगनेंसी मतलब यदि यूट्रस में एक ही फीटस है तो कितना वेट गेन होगा? 15 kg, 20 kg, 9 kg या फिर 11 kg। तो नॉर्मल वेट गेन की यदि बात की जाती है सिंगल टर्म प्रेगनेंसी में तो वो होता है 11 kg। कितना? 11 किलोग्राम। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, WHO रिकमेंडेशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इज। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फॉलिक एसिड और आयरन कितना दिया जाना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग? तो ये होता है 60 mg एलिमेंटल आयरन एंड 0.5 mg फॉलिक एसिड, वो भी पर डे के हिसाब से। आपको एग्जाम में आयरन की जगह कैल्शियम पूछ सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन की जगह लैक्टेटिंग पूछ सकते हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेन की जगह एडोलेसेंट गर्ल्स पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ओनली एग्जाम्पल के तौर पे आयरन का कहा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो आप यदि CHO का पेपर देते हैं तो एडोलेसेंट एज ग्रुप का पढ़ के जाएं, स्टाफ नर्स का देते हैं तो आपको लैक्टेटिंग, एडोलेसेंट गर्ल्स सभी में आयरन और कैल्शियम, प्रोटीन, इन 3 चीज़ों का तो मेनली आपको पढ़ के जाना है, एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एनीमिया डेवलप होता है वो कि सेकंड ट्राइमेस्टर से ज़्यादा चांस होता है, थर्ड में तो सबसे ज़्यादा होता है। तो वो भी किसके कारण? पुअर आयरन इंटेक के कारण, हीमोडाइल्यूशन के कारण, वॉमिटिंग के कारण कि ब्लड लॉस के कारण। तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी शो होती है, वो होती है किसके कारण? हीमोडाइल्यूशन के कारण। हीमोडाइल्यूशन में क्या होगा कि जो आपकी हेमेटोक्रिट वैल्यू है वो क्या होने लगती है? कम होने लगती है, जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स हैं क्या है? रिप्लेस नहीं हो पाती है। यदि हम यही मेन रीज़न कहें तो या तो यहाँ पे फिर आपके लिए मेनली जो प्रेगनेंसी वाला एनीमिया है सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद ही डेवलप होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उतना ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर से फिजियोलॉजिकल एनीमिया डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू WHO की पूरी टेबल ज़रूर पढ़ के जाएं कि प्रेगनेंसी में एनीमिया कब कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का मतलब है क्या? टू कम टुगेदर, टू पार्टिसिपेट टुगेदर, टू सर्व टुगेदर या फिर टू एंजॉय टुगेदर।
कम्युनिटी का मतलब होता है टू सर्व टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिलके रहना तो है ही, लेकिन एक एक्यूरेट मीनिंग यदि आपको पूछा जाता है तो वो सर्व टुगेदर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेम स्टेटस और डेजिग्नेशन। तो यदि आप क्या है, यदि आप इंफॉर्मेशन अपने सेम स्टेटस और डेजिग्नेशन पे शेयर करते हैं, आप अपनी शिफ्ट में मान लीजिए आपने अपने दूसरे शिफ्ट में जो भी सिस्टर या ब्रदर आए उसको जो पूरे रिकॉर्ड्स हैं उसे दे दिए, हैंड ओवर कर दिए अपनी शिफ्ट, तो किस टाइप का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना होगा, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड या फिर नॉन वर्बल। तो ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। कौन सा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और जो यहाँ पे आपका कहा है अपवर्ड, मतलब अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पे बात करें तो यहाँ पे डायरेक्शन के बेस पे यदि हम बात करते हैं तो वो कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा आपका, यही जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अपवर्ड का मतलब है कि जो आपके अपर लेवल पे हैं, सुपीरियर हैं, वो आपको कुछ ऑर्डर देते हैं, वो आ जाएंगे आपके। और डाउनवर्ड का मतलब है कि जो आप अपने और जो काम करने वाले हैं उनको ऑर्डर्स देते हैं, और यदि सेम लेवल पे देते हैं आप तो ये क्या है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में गेस्चर, पोस्चर, हंस के, मुस्कुरा के कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन में कितनी पॉपुलेशन होगी, यहाँ पे आप इसको कम्युनिटी भी कह सकते हैं। ऑप्शन में बिलो 1 लाख, पॉपुलेशन बिलो 2 लाख, पॉपुलेशन अबव 1 लाख या फिर पॉपुलेशन अबव 2 लाख। तो एक कॉर्पोरेशन में टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो हम 1 लाख, यहाँ पे आपको कम्युनिटी CHC भी आप कह सकते हैं ताकि आपको इजीली याद रहे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000, 80,000 से लेके 1,20,000, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 लाख। नेक्स्ट वन इज वीयनिंग स्टार्टेड एट द एज ऑफ। सो वीयनिंग का मतलब होगा कॉम्प्लीमेंट्री फूड। आप अपने बच्चे को या फिर किसी भी बच्चे को आफ्टर 6 मंथ की एज के बाद जब वो कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को छोड़ के कुछ खाना पीना स्टार्ट करता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है वीयनिंग। और एक सही एज होती है वीयनिंग की, वो होती है कितना, 6 मंथ। नेक्स्ट वन है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, रोड टू हेल्थ चार्ट इज डिजाइंड बाय। तो रोड टू हेल्थ चार्ट सबने देखा है, इम्यूनाइजेशन कार्ड में बना हुआ होता है। तो यहाँ पर एक किसने बनाया था, डेविड मॉर्ले, हिपोक्रेट्स, जेम्स सिम्पसन या फिर कोहन ने। तो ये जो चार्ट है क्या है, रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर रोड टू हेल्थ चार्ट भी कह सकते हैं, बनाया है किसने, डेविड मॉर्ले ने। नेक्स्ट वन इज इन विच ईयर WHO लॉन्च न्यू स्ट्रेटजी स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी। WHO ने स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी लॉन्च की थी, तो ये कब लॉन्च की थी, 1996 में, 2006 में, 1995 में कि 2005 में। तो WHO ने जब ये स्ट्रेटजी लॉन्च की थी तो ये की थी लॉन्च 2006 में, टीबी को स्टॉप करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एंटी टीबी ड्रग विच कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये क्वेश्चन पेरिफेरल न्यूरोपैथी पूछ सकते हैं या फिर 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करना पूछ सकते हैं। 8th क्रेनियल नर्व के अलावा आपको ऑरेंज कलर यूरिन पूछ सकते हैं, रेड ऑरेंज कलर। तो क्या है, एक साइड इफेक्ट टीबी की ड्रग्स के। तो यहाँ पर ऐसी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कॉज कर सकती है वो कौन सी, आइसोनियाजिड। कौन सी है, आइसोनियाजिड। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ प्रिवेंशन in which the emergencies of risk factors of a chronic disease in a population is prevented। तो कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है जिसमें रिस्क फैक्टर को, आप कोई क्रॉनिक डिसीज़ है तो उसके और जो रिस्क फैक्टर है उस डिसीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं या फिर और कोई लंबी बीमारी कर सकते हैं, तो कौन से फैक्टर हैं, प्राइमरी, प्रिमोर्डियल, सेकेंडरी या फिर टर्सरी। तो ये किस टाइप का प्रिवेंशन होगा, तो ये जो प्रिवेंशन है क्या है, ये प्रिवेंशन आपका कहलाएगा प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। क्या है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसमें रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना है। क्या है, रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करना है, वो क्या कहलाता है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। मतलब एक किसी
पर्सन को मान लीजिए बीपी बढ़ने की समस्या है, ठीक है, बीपी बढ़ने की उसको समस्या ऑलरेडी है, लेकिन उस पर्सन में आप कुछ चीज़ों को ऐसा अवॉइड कर सकते हैं कि उसके कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना बढ़ें और ज़्यादा बीपी एलिवेट ना हो, कंट्रोल में है, तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पर आपको याद रखना है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर मतलब क्या है, प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन कहें तो प्राइमरी, सेकेंडरी में पता चल गया कि बीमारी है लेकिन उसके कॉम्प्लिकेशन होने से बचाना है, ठीक है, ट्रीटमेंट करना है प्रॉपर। टर्सरी में अब जो कॉम्प्लिकेशन है उनको भी ट्रीट करने का काम करना है। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज सीमेन इज कॉल्ड। सीमेन में स्पर्मेटोजोआ का एब्सेंट होना क्या कहलाएगा, एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, पॉलीस्पर्मिया या फिर क्रोमोस्पर्मिया। तो स्पर्मेटोजोआ का यदि एब्सेंट होना क्या है, स्पर्मेटोजोआ का एब्सेंट होना सीमेन में कहलाएगा एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट वन इज वेसल बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी फ़ारेनहीट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। तो जब भी ओव्यूलेशन मतलब ओवरी जब एग रिलीज करती है हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो उस टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, तो कितना बढ़ता है 213 या फिर 0.5 फ़ारेनहीट मतलब हाफ फ़ारेनहीट, तो ये बढ़ता है 1 फ़ारेनहीट तक, कितना, ओनली 1 फ़ारेनहीट तक बढ़ता है। ओव्यूलेशन के टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है कितना, 1 फ़ारेनहीट तक। तो ओव्यूलेशन में होगा क्या, एग रिलीज होगा। तो ओवम है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल, यदि हम बात करें तो वो है ओवम, तो सबसे छोटी क्या है, स्पर्म। नेक्स्ट वन इज द फीटल पार्ट विच लाइज एट द पेल्विक ब्रिम इज कॉल्ड। फीटल पार्ट है जो पेल्विक ब्रिम में रहेगा वो क्या है, लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन या फिर पोजीशन, तो ये कहलाएगा क्या, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वन इज अ न्यूनेट शुड वॉइड एट बर्थ और विद इन हाउ मेनी आवर्स फॉलोइंग बर्थ। तो न्यूनेट है कितने टाइम के अंदर वॉइड करेगा, कितने घंटे के अंदर जन्म के, 48, 72, 12 या फिर 24। तो न्यूनेट है जो एटलीस्ट 48 घंटे के अंदर यदि क्या करेगा, वॉइडिंग नहीं करेगा, तब उसके लिए कुछ अलग अलग, यदि मान लीजिए बेबी ने विद इन 48 आवर के अपना मिकोनियम जो कि बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल है पास नहीं किया, ग्रीन टाइप का रहेगा, जो ब्लैक ग्रीन टाइप का रहेगा, तो उसको क्या है, स्प्रिंग्स डिसीज़ के लिए डायग्नोस है जो किया जाएगा। इसी तरीके से वॉइडिंग का भी है तो कितना, 48 घंटे। नेक्स्ट वन इज ब्लूइश ब्लैक स्किन प्रेजेंट ऑन स्किन और न्यूबॉर्न यूजुअली ओवर द सैक्रल एरियाज। तो न्यूबॉर्न बेबी में आपने बटक्स के यहाँ पर सैक्रल एरिया के यहाँ पर ब्लूइश ब्लैक टाइप के स्पॉट जैसे देखे होंगे, तो ये क्या कहलाते हैं, रेसेस, सेरेथेमा, नेवी स्पॉट्स या फिर मंगोलियन स्पॉट्स, तो ये कहलाते हैं मंगोलियन स्पॉट्स। आपने जो लोकल लैंग्वेज में सुना होगा कि भगवान ने चिमटा मार के भेजा है, तो यहाँ पर वही है। नेक्स्ट वन इज विच वन इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फीटल वेलबीइंग। तो यहाँ पर फीटल वेलबीइंग का मतलब जो यूट्रस में फीटस है वो सही है या नहीं, तो यहाँ पे जो इंडिकेशन नहीं है फीटल वेलबीइंग का वो कौन सा है, इंक्रीज इज मैटरनल वेट एंड यूट्राइन साइज अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। तो बिल्कुल सही है, जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती जाती है माँ का वजन भी बढ़ता जाएगा, जो आपका यूट्रस है, जो आपका फंडल साइज है वो भी बढ़ती जाएगी। फीटल मूवमेंट अप्रिसिएटेड बाय मदर फॉलोज अ रेगुलर पैटर्न थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, मतलब बेबी यदि सही है यूट्रस में, फीटस सही है, तो प्रॉपर जो बेबी के मूवमेंट है वो माँ को फील होंगे। इंक्रीज इन फीटल किक्स विथ इंक्रीज इन जेस्टेशनल एज, एक कम होते हैं, बढ़ते कभी भी नहीं है। हार्ट रेट हमेशा 110 से 160 के बीच में रहती है, जनरली ये 120 से 160 के बीच में रहना चाहिए, बट यहाँ पे कहा है कि सही नहीं है, तो वो है इंक्रीज इन फीटल किक्स विथ इंक्रीज इन जेस्टेशनल एज। जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती जाती है फीटल किक मारना धीरे धीरे कम करते जाता है। जनरली जब 9 मंथ तक पहुँचते हैं तो फीटल का जो यूट्रस में जो आपका बेबी है, फीटस है, वो हिलेगा डुलेगा, आपको मूवमेंट फील होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा किक नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज हार्ड swallowing एंड पेनफुल ब्रेस्ट विथ स्टेसिस ऑफ मिल्क इज एन इंडिकेशन ऑफ। हार्ड है, हार्डनेस है ब्रेस्ट में,
स्वेलिंग है, पेनफुल ब्रेस्ट है जो कि मिल्क के इकट्ठा होने के कारण हो गया है ब्रेस्ट में, तो ये किसके साइन है? ब्रेस्ट इनगॉर्गमेंट, मास्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सिस या फिर ब्रेस्ट इन्फेक्शन। मास्टाइटिस का तो मतलब ही ब्रेस्ट में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होना। ब्रेस्ट एब्सिस का मतलब पस का ऑक्यूमुलेशन होना, जमना। ये कहलाएगा ब्रेस्ट इनगॉर्गमेंट। क्या है? ब्रेस्ट इनगॉर्गमेंट। नेक्स्ट वन इज नेम द कंडीशन व्हेन यूट्रस फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू कंप्रेस ब्लड वेसल एंड कंट्रोल द ब्लीडिंग। कौन सी कंडीशन है जिसमें यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, फिर फेल रहेगी यूट्रस, जिसके कारण वापस से यूट्रस अपने रिवर्ट बैक शेप में जाना तो ठीक है और ज़्यादा ब्लीडिंग को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इन्वर्जन, क्रिकेट बॉल, अटोनिक या फिर हाइपोटोनिक, तो ये कहलाती है अटोनिक यूट्रस। क्या है? अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, जो कि मेन रीजन होता है पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए। नेक्स्ट इज स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द लेयर बीनीथ द स्कैल्प इज नोन एज। अभी देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वेलिंग है फ्लूइड कलेक्शन के कारण स्कैल्प के नीचे के एरिया में फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है जिसके कारण स्वेलिंग हुई है, तो ये क्या है? सेफेलोहेमेटोमा, कैपेट सक्सीडेनम, सब गैलियल हेमेटोमा या फिर सब ड्यूरल हेमेटोमा। इसमें दो इमेज आपके दिमाग में आती हैं, अभी मैंने ऐड नहीं की हैं यहाँ पे। एक आती है ब्लड का ऑक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे कहा है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड यदि कहें तब होगा वो सेफेलोहेमेटोमा, लेकिन फ्लूइड का कलेक्शन कहा है तो वो कैपेट सक्सीडेनम, जो कि कुछ ही दिनों में पेल्विक प्रेशर के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है, लेकिन ये कुछ दिनों में अपने आप सबसाइड हो जाती है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर इन अ फीटल स्कल। फीटल स्कल का सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा है? बायपैराइटल, ऑक्सीपिटोमेंटल, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक या फिर मेंटो वर्टिकल डायमीटर। तो कौन सा सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है फीटल स्कल का? तो वो है मेंटो वर्टिकल डायमीटर। क्या है? मेंटो वर्टिकल डायमीटर। आगे हम साइज भी पढ़ेंगे कि कितना होता है, जिसलिए इसको लार्जेस्ट डायमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट इज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है? 250 दिन, 270 दिन, 280 दिन या फिर 300 दिन। तो यदि टर्म प्रेगनेंसी कहें हम तो 38 वीक, 280 दिन, 10 लूनार मंथ। इतना ही आपको आता है कि नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी कितने दिनों की होती है। तो 38 वीक से ज़्यादा की हो जाए, मान लीजिए 42 वीक से ज़्यादा, 42 वीक तक ठीक है। फिर 280 दिन, क्या है? 280 डेज या फिर 10 लूनार मंथ। नेक्स्ट वन इज साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्लेसेंटल सेपरेशन के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड होगा, सिवरिंग भी होती है, गस ऑफ वेजाइनल ब्लड होगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है कभी भी, तुरंत तो कभी भी नहीं बढ़ता प्लेसेंटल सेपरेशन के कारण। हाँ, 48 आवर के बाद हो सकता है यदि कोई इन्फेक्शन हुआ है तो। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट पिल ऑफ OCP स्टार्ट ऑन विच डे आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स आने के कितने दिनों के अंदर या फिर कब आप पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेंगे? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या फिर 7th डे। पीरियड्स स्टार्ट होने के बाद, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद 5वें दिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th डे से आप जो OCP पिल्स ले रहे हैं वो खाना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच वन इज़ नॉट अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो यहाँ पर कौन सी है जो नेचुरल मेथड नहीं है कॉन्ट्रासेप्शन की? बेसल बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग, ये बिल्कुल है। सेफ पीरियड, रिदम मेथड या फिर फॉर्म टैबलेट्स। तो फॉर्म टैबलेट्स नेचुरल मेथड में नहीं आएंगे। विड्रावल आ जाएगा, एग्जिस्टेंस आ जाएगा, एब्सिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन फॉर्म टैबलेट नहीं आएंगे। नेक्स्ट इज द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स प्राइमरी हेल्थ केयर एट ग्रॉस रूट लेवल इन द कम्युनिटी। जो इंस्टीट्यूशन प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाता है ग्रास रूट लेवल, मतलब सबसे निचले स्तर पर, वो क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, CHC या फिर FHC। वो है यहाँ पर आपका सब सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो कि ग्रास रूट लेवल पे, यहाँ पे कहा है सबसे निचले स्तर पर जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाते हैं वो कौन से हैं? तो वो है सब सेंटर। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट इज पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया।
पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत में कब लॉन्च हुआ था? 1993 में, 1997, 1994 कि 1995 में? तो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1995 में, 1995 में। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजर फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ PHC। तो PHC की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने का काम किसका है? मेडिकल ऑफिसर का, हेल्थ सुपरवाइज़र का, पब्लिक हेल्थ नर्स का कि हेल्थ इंस्पेक्टर का? तो ये जो PHC को ऑर्गेनाइज करने वाला काम है करता है मेडिकल ऑफिसर। वहाँ का इंचार्ज भी PHC का कौन होता है? मेडिकल ऑफिसर। नेक्स्ट वन इज a notebook carried by a health worker during home visit and the information written in the proper record on return to health center। तो जो इन्फॉर्मेशन आप एज ए हेल्थ वर्कर के तौर पे जब होम विजिट पे जाते हैं तो आप लिखे रहते हैं, वो हेल्थ सेंटर पे आके वो रिटर्न कर देते हैं। तो क्या इंसिडेंटल रिपोर्ट है, फैमिली फोल्डर है, ब्लेज रिकॉर्ड है कि डेली डायरी है? वो आपकी कहलाती है डेली डायरी। क्या है? डेली डायरी। नेक्स्ट वन इज A new initiative for child health screening and early intervention for birth defect, disease, deficiency and development delay। 4 Ds हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। बर्थ डिफेक्ट, डिसीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंटल डिले। 4 Ds वाला जो प्रोग्राम है बच्चों के लिए लाया गया था वो कौन सा है? NSSK नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, RBSK राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, JSSK जननी शिशु सुरक्षा योजना या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना JSY। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम इनिशिएटिव है वो क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के तहत बच्चों में 4 Ds मतलब डिफेक्ट, डिसीज, डेफिशिएंसी और डेवलपमेंटल डिले का ट्रीटमेंट किया जाएगा 0 से 18। नेक्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक ऑफ वेरियर नर्सिंग। तो वेरियर नर्सिंग की सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव, सबसे चीपेस्ट टेक्निक कौन सी है? यूज़ ऑफ PPE, डिसइंफेक्शन, हैंड वॉशिंग या क्रिस्टलाइजेशन? तो सबसे मोस्टली इफेक्टिव है, सिंपल है, वो है हैंड वॉशिंग, जिससे आप क्रॉस कंटामिनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स केम इनटू फोर्स इन इंडिया ऑन। BMW मैनेजमेंट का एग्जाम में आता है कि कब आया था बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलिंग रूल? 28 जुलाई 1998 को, 28 जून 1998, 28 जुलाई 1999, फिर 28 जून 1999। तो ये कब आया था? ये आया था आपका 28 जुलाई 1998 को। कब? 28 जुलाई 1998 को ये लाया गया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल। नेक्स्ट वन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से आपको कलर कोड में कौन से कलर के डस्टबिन में क्या डिस्कार्ड किया जाता है, वो मेनली आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन इज सडन अटैक ऑफ शिवरिंग अकम्पनीड बाय रैपिड राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शिवरिंग होना, उसके साथ साथ आपके बॉडी टेम्परेचर का एक पीक लेवल तक जाना क्या कहलाएगा? क्राइसिस, राइगर, लाइसिस या फिर हीट एग्जॉशन। तो आपकी बॉडी में फीवर के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होगी तो वो कहलाता है राइगर अटैक। क्या होगा? राइगर अटैक। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन है आपके लिए है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना होता है? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 130 से 140, 125 से 135 या फिर 130 से 150। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको, ताकि डेली ये 30 मिनट की क्लास ली जाए ताकि आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी कवर होते जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।